सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के एमसीक्यू, जिसमें हम क्वेश्चंस कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए यूरिया साइकिल में जो कार्बन होता है वो कहाँ से सप्लाई किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लाइकोजन से, डेक्सट्रोज या ग्लूकोज। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड से सप्लाई किया जाता है यूरिया साइकिल में कार्बन। अभी अच्छे से हम देखिए यूरिया साइकिल एक पूरी ही पिक्चर की फॉर्म में देखेंगे। उससे पहले देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं यूरिया साइकिल में, कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये जो पूरी ही प्रोसेस होती है ये कहाँ कहाँ होते हैं, सेल के किस किस पार्ट में होती है। तो देखिए दो प्रोसेस जो होती हैं वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, और तीन प्रोसेस होती हैं सेल के साइटोजोल में। ये आपको पता होना चाहिए ये दोनों ही चीज़ें। माइटोकॉन्ड्रिया में जो दोनों ही प्रोसेस होती हैं उसमें क्या होता है, देखिए अमोनिया रिएक्ट करता है बाइकार्बोनेट से HCO3 नेगेटिव से। दो ATP मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनता है कार्बामाइल फॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कार्बामाइल फॉस्फेट, फिर क्या करता है ऑर्निथिन से कंबाइन करता है तो बनता है प्रोडक्ट सिट्रुलिन। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये भी प्रोसेस, फिर सिट्रुलिन एस्पार्टेट से कंबाइन करती है और बनाती है आर्जिनोसैक्सिनेट। साइटोजोल में होता है ये प्रोसेस, आर्जिनोसैक्सिनेट क्या होती है, फिर क्लीवेज में जाती है, टूट जाती है और बनाती है आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। फ्यूमरेट जो है वो रिलीज हो जाता है साइकिल से, साइटोजोल में होती है। फिर आर्जिनिन देखिए सिर्फ आर्जिनिन बचता है, H2O से कंबाइन करता है, ऑर्निथिन एंड यूरिया बनता है। साइटोजोल में ये प्रोसेस होता है, फिर यूरिया जो है ये एक्सक्रीट कर दिया जाता है हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू। तो ये पूरी ही प्रोसेस होती है, अभी और अच्छे से देखेंगे हम। तो देखिए यूरिया साइकिल जो है उसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है। ये ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें यूरिया फॉर्म होता है। यूरिया क्या होता है, NH2CO होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। अमोनिया से यूरिया फॉर्म होता है, देखिए यहाँ से अमोनिया से प्रोसेस स्टार्ट होती है और फिर लास्ट में क्या बना देती है, यूरिया बना देती है। और फिर ये यूरिया जो है देखिए ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है और हमारी बॉडी, ये यूरिया जो देखिए जो अमोनिया से बना है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू। तो देखिए अच्छे से चार्ट फॉर्म में अगर आप पूरी ही प्रोसेस को देखें तो इस तरह से होती है। देखिए आपको पता होना चाहिए यूरिया साइकिल अच्छे से आपको आ जाएगी इस प्रोसेस के थ्रू। तो देखिए यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा क्वेश्चन है कि कहाँ से आता है कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन किया देखिए अमोनिया से, जो कि वेस्ट नाइट्रोजन जो वेस्ट होती है अमोनिया बॉडी की, उससे कंबाइन किया कार्बन डाइऑक्साइड कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज के प्रेजेंस में, और उसने बनाया कार्बामाइल फॉस्फेट। अब ये कार्बामाइल फॉस्फेट जो है देखिए ये साइकिल में एंटर कर जाता है। एक प्रोसेस जो है साइकिल की बाहर होती है, और जो टोटल 5 प्रोसेस होती हैं जिसमें से एक बाहर होती है, और जो 4 प्रोसेस होती हैं वो साइकिल के अंदर होती हैं। अभी हमने अच्छे से देखा था ग्राफ में कि कैसे कैसे रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। कार्बामाइल फॉस्फेट जो है देखिए ऑर्निथिन से कंबाइन हुआ, सिट्रुलिन बनाया। अलग अलग एंजाइम्स होते हैं देखिए, ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में इसने सिट्रुलिन बनाया। फिर देखिए एस्पार्टेट की प्रेजेंस, फिर सिट्रुलिन जो है वो एस्पार्टेट से कंबाइन हुआ, आर्जिनोसैक्सिनेट सिंथेज की प्रेजेंस में इसने आर्जिनोसैक्सिनेट बनाया। फिर इसमें से फ्यूमरेट जो है वो रिलीज हो गया, आर्जिनोसैक्सिनेट लाइएज की फॉर्म की प्रेजेंस में इसने सिर्फ आर्जिनिन बनाया। आर्जिनिन जो है आर्जिनेज की प्रेजेंस में देखिए क्लीव टूट गया ऑर्निथिन एंड यूरिया में। फिर ये यूरिया जो है देखिए ये कंबाइन इसमें आर्जिनिन जो है ये वाटर से कंबाइन होकर ब्रेक हुआ ऑर्निथिन एंड यूरिया में, और फिर यूरिया जो है देखिए ब्लड स्ट्रीम एंड देन किडनी के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट हो गया। तो ये पूरी ही क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए कितने ATP मॉलिक्यूल जो है वो कंज्यूम होते हैं यूरिया साइकिल में, 2, 5, 4 या 3। आंसर इसका ऑप्शन डी, 3 ATP मॉलिक्यूल जो है वो कंज्यूम होते हैं पूरी ही यूरिया साइकिल में। अभी हमने देखी यूरिया साइकिल। सो देखिए 2 ATP मॉलिक्यूल तो स्टार्टिंग में ही कंज्यूम हो जाते हैं जब अमोनिया जो है वो कंबाइन करता है बाइकार्बोनेट से 2 ATP के प्रेजेंस में कार्बामाइल फॉस्फेट बनाता है, तो ये 2 ATP जो है ये 2 ADP में कन्वर्ट हो जाता है। और जो दूसरा जो थर्ड ATP है देखिए वो यहाँ यूज़ होता है जब सिट्रुलिन एस्पार्टेट से कंबाइन करता है और ये आर्जिनोसैक्सिनेट बनाता है, तो ATP जो है ये AMP में कन्वर्ट हो जाता है। सो टोटल जो है देखिए 2n+1 3 ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए अमीनो ग्रुप जो होता है यूरिया का, उसको वो डिराइव किया जाता है कहाँ से? अमोनिया एंड एस्पार्टेट से, अमोनिया, अमोनिया एंड ग्लूटामेट, या एस्पार्टेट ओनली? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अमोनिया से डिराइव किया जाता है देखिए यूरिया का अमीनो ग्रुप। दो तरह के ग्रुप्स होते हैं देखिए, अगर हम इसमें अमीनो और अमोनिया की बात करें तो अमोनिया होता है NH4 और अमीनो होता है देखिए NH2। तो यही आपसे पूछा है कि ये यूरिया में जो NH2 ग्रुप है ये कहाँ से डिराइव किया जाता है? तो हमने देखा है साइकिल की स्टार्टिंग में ही कि अमोनिया जो है उससे डिराइव किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके, फिर ये फर्दर जो अभी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये सारे ही रिएक्शन करता है। तो यही आंसर देखिए, फर्स्ट अमीनो ग्रुप जो है जो एंटर करता है यूरिया साइकिल में अमोनिया से डिराइव किया जाता है, और ये प्रोसेस जो है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पूरी ही प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज में इसमें से कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या मैग्नीज? आंसर है इसका ऑप्शन ए, जिंक प्रेजेंट होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दी गई है, वीडियो को पॉज करके आप सारे ही एंजाइम्स के बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसमें ट्रेसेस ऑफ अलग अलग तरह के मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके बारे में आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो आपको देखिए अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज के बारे में पूछा है, तो हमने आंसर दिया जिंक। बाकी आपसे किसी भी एंजाइम के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसमें जिंक प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एनोलेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, इनमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। मैग्नीज कहाँ प्रेजेंट होता है कि इसमें सबके बारे में बताया भी गया आपको। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, हेक्सोकाइनेज, एनोलेज, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, इन सभी में मैग्नीज प्रेजेंट होता है। एंड कॉपर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? कौन कौन से एंजाइम में? टायरोसिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, लाइसाइल ऑक्सीडेज एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो इन सभी एंजाइम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज जो है ये ऐसा एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है, इंटर कन्वर्जन करता है, मतलब एक तरह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है। किसको इंटर कन्वर्ट करता है? अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड और कीटोन्स को कन्वर्ट करता है NADH में। तो इस तरह का रिएक्शन होता है, देखिए इस तरह का एंजाइम होता है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए पूछा है आपसे इनमें से क्या सर्व करता है एज अ को एंजाइम फॉर ट्रांसअमीनेज रिएक्शन में? को एंजाइम की तरह इसमें से क्या कौन सा एजेंट है जो कि वर्क करता है? पैराडॉक्सल फॉस्फेट को एंजाइम Q, Mg2 पॉजिटिव या NADP? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पैराडॉक्सल फॉस्फेट जो है वो वर्क करता है एज अ को एंजाइम ट्रांसअमीनेज रिएक्शन में। ट्रांसअमीनेज क्या होता है? देखिए ट्रांसअमीनेज को अमीनो ट्रांसफरेज रिएक्शन भी कहते हैं। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें देखिए अमीनो ग्रुप, यानी देखिए ये कौन सा ग्रुप है? अल्फा कीटो एसिडिक ग्रुप होता है। दो ग्रुप्स होते हैं देखिए आपस में। जब ये ट्रांस अमीनेज रिएक्शन के थ्रू जाते हैं तो क्या करते हैं, इनके जो ग्रुप्स होते हैं, देखिए यहाँ पर अमीनो है, यहाँ पर अल्फा कीटो एसिड ग्रुप है, ये जो है देखिए ये इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर अमीनो ग्रुप शिफ्ट हो गया है, जहाँ पर पहले अल्फा कीटो एसिड था यहाँ अमीनो आ गए हैं, और जहाँ पर पहले अमीनो था वहाँ अल्फा कीटो एसिडिक ग्रुप आ गया है। तो इस तरह का रिएक्शन जो होते हैं, इस तरह के उनको क्या कहा जाता है? ट्रांसअमीनेज रिएक्शन। और इन रिएक्शन में को एंजाइम या को फैक्टर की तरह एक्ट करता है पैराडॉक्सल फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए इसमें से कौन सा एक तरह का बॉडी वेट रेगुलेटिंग हार्मोन है? आपसे पूछा है ग्लूकागॉन, लेप्टिन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन? आंसर है इसका ऑप्शन बी, लेप्टिन। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है इस हार्मोन के बारे में, बट ये हार्मोन जो है ये बॉडी वेट रेगुलेटिंग हार्मोन होता है। किस तरह से काम करता है वो अभी हम देखते हैं। देखिए लेप्टिन जो है वो अलग अलग, बहुत हमारी बॉडी के अलग अलग जो लोकेशंस होती हैं उनमें काम करता है, उनमें ये अपना जो बेनिफिशियल रोल है वो शो करता है। जैसे ब्लड प्रेशर के केस में ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, अगर लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको इंक्रीज करता है, उसको अपने एक नॉर्मल लेवल पे लाता है। इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है, अगर कोई फॉरेन इन्वेडर एंटर किया है बॉडी में। रेगुलेट करता है एपेटाइट। तो देखिए यही रिलेटेड है हमारे क्वेश्चन से, क्यों ये बॉडी वेट को कंट्रोल करता है? क्योंकि एपेटाइट को, भूख ज़्यादा लगने को ये कंट्रोल करता है। ब्रेन को सिग्नल भेज देता है कि पेट जो है वो भर चुका है, किसी जो पर्सन जो है वो खाना खा रहा है तो उसका
पेट जो है वो जल्दी भर जाता है, ज़्यादा ओवर ईटिंग उसको करनी नहीं होती, जिसकी वजह से वेट कंट्रोल रहता है। फिर और क्या फंक्शन होता है, देखिए रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, बोन मास को ये रेगुलेट करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है ग्लूकोज स्टिमुलेटेड इंसुलिन सेक्रीशन, इंसुलिन के सेक्रेट होने को ये कम करता है। फिर हेल्प करता है सिंथेसिस करने में थायराइड हार्मोन्स को, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं। बट इस केस में देखिए ये क्या होता है, लेप्टिन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि कहाँ से रिलीज़ होता है, फैट सेल से रिलीज़ होता है। फैट सेल जो कि एडिपोज टिश्यू में होती है वहाँ से ये रिलीज़ होता है और फिर ये सिग्नल सेंड करता है देखिए ब्रेन में हाइपोथैलेमस को। तो इसी वजह से क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगने को ये कंट्रोल करता है, जिसमें से ओबेसिटी का एक और कारण, मोटापे का एक और कारण होता है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसको रेगुलेट करने का काम होता है लेप्टिन का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा है आपसे कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से फैटी लिवर जैसी कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ती है पेशेंट को। विटामिन ए, ई, सी या डी? आंसर है इसका ऑप्शन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण बहुत सारे लोगों को क्या होता है, फैटी लिवर की कंडीशन होती है। ये देखिए हेल्दी लिवर होता है इस तरह का, ये अगर क्रॉस सेक्शन देखिए इस तरह का दिखता है। फैटी लिवर में क्या होता है, देखिए इस तरह की फैट सेल्स जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं लिवर में। अलग अलग स्टेज अगर हम देखें लिवर डैमेज की, तो सबसे पहले ये देखिए हेल्दी लिवर होता है, ये कन्वर्ट होता है पहले फैटी लिवर में, फिर लिवर फिब्रोसिस होता है एंड एट लास्ट क्या हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, जिसमें लिवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। फिर देखिए फैटी लिवर डिसीज मतलब क्या है कि पेशेंट के लिवर में एक्स्ट्रा फैट प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ हमने दिखाया था, ये फैट सेल डिपॉजिट होने लगते हैं जिससे वो फैटी लिवर बन जाता है। तो देखिए दो तरह से लिवर जो है वो खराब होने की कंडीशंस दो पेशेंट्स में होती हैं। एक होती है देखिए NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होती है, और दूसरी होती है देखिए एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। एल्कोहलिक फैटी लिवर जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं या टोबैको कंज्यूम करते हैं या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनको इस तरह की होती है देखिए एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। और जो लोग देखिए इस तरह का कोई भी स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं, उनमें भी ये केसेस होते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। देखिए विटामिन डी इनटेक जो है देखिए 50% लोअर होती है इस तरह के पेशेंट में जो कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ से ग्रस्त हैं, जिनको इस तरह की डिसीज़ है। तो ये लो विटामिन डी लेवल ही मेजर कारण बनता है इस तरह की फैटी लिवर डिसीज़ का। तो डॉक्टर अगर ये सही टाइम पे पता चल जाता है तो डॉक्टर जो है वो विटामिन डी की टैबलेट्स या किसी भी ड्रॉप्स की फॉर्म में प्रिस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट्स को, जिससे कि इस तरह की कंडीशन उनको ना फेस करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए इसमें से कौन सी फॉलोइंग, इसमें से आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि एसोसिएटेड है, जो कि होती है एक्सेसिव प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से ट्राइग्लिसराइड्स, जिसके एक्यूमुलेशन, जब इन ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं लिवर में, तो इस तरह की कंडीशन जो है ये फैटी लिवर कॉज करती है। अल्कोहलिज्म, पल्मोनरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस? आंसर है इसका ऑप्शन ए। अल्कोहलिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा अब हमारी बॉडी में जो भी पर्सन होता है उसकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूस होने लगते हैं। अभी देखेंगे किस तरह से, और ये यहाँ देखिए आपको बताया गया है। अल्कोहल देखिए अल्कोहल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर एंड कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं। ये शुगर एंड कैलोरीज जो है ये जब भी पर्सन की बॉडी में जाती हैं, जो कि ड्रिंकर होते हैं, उनकी बॉडी में जाके उनकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं, ट्राइग्लिसराइड एक तरह के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, उनको इंक्रीज करने लगती है उनकी बॉडी में जाके। फिर क्या होता है देखिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करने से क्या होता है, इंक्रीज होने लगते हैं बॉडी में VLDL क्या होते हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक तरह का बहुत ही बैड कोलेस्ट्रॉल इसको माना जाता है बॉडी के लिए। ये VLDL जो है देखिए ये फैट सेल से रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, लिवर में जाते हैं और फिर लिवर में ये डिपॉजिट होने लगते हैं। देखिए फैट टिश्यू से रिलीज होकर लिवर में डिपॉजिट होने लगते हैं, और जब ये लिवर में डिपॉजिट हो जाते हैं तो इसी तरह की कंडीशन को एल्कोहलिक फैटी लिवर कहा जाता है। जो बहुत ही ज़्यादा जो ड्रिंकर्स होते हैं उनमें देखिए मोर देन 90% ऑफ हैवी ड्रिंकर्स को इस तरह का एल्कोहल फैटी लिवर से की कंडीशन को फेस करना पड़ता है। फिर 10 to 35% ऑफ हैवी ड्रिंकर को एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, उनका लिवर जो है वो ख़राब होने लगता है। एंड 10 to 20% ऑफ हैवी ड्रिंकर्स को देखिए सिरोसिस हो जाता है, जिसमें ऐसी कंडीशन जिसमें उनका लिवर पूरी तरह से ख़राब हो जाता है।
कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल किसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंसर है इसका ऑप्शन बी, सेल मेम्ब्रेन का होता है देखिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर आपको बताया गया देखिए कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का और बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ये सर्व करता है बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स, विटामिन डी एंड बाइल एसिड। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब इनका प्रिकर्सर होता है, इन्हीं से कोलेस्ट्रॉल की मदद से ही ये सारे हार्मोन जो है हमारी बॉडी में ये बनते हैं। स्टार्टिंग कंपोनेंट होता है कह सकते हैं आप। तो देखिए इसका स्ट्रक्चरल रोल तो होता ही है स्टेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने के लिए, बट ऑल्सो ये क्या करता है बहुत सारे सेल फंक्शन जो है सेल के इनसाइड जो भी फंक्शंस होते हैं ये उनको भी रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है ये सर्व करता है एज अ प्रिकर्सर फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कोई एक है जिसका कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर नहीं है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, विटामिन डी या विटामिन B12। आंसर है इसका ऑप्शन डी, विटामिन B12 का प्रिकर्सर नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल, बाकी सभी का प्रिकर्सर होता है देखिए टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, विटामिन डी का। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है देखिए प्रिकर्सर होता है 5 मेजर क्लास ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। तो 5 बेसिक स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जिसका प्रिकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल। मतलब कोलेस्ट्रॉल के जो है बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसी के थ्रू ये सब बनते हैं। कौन से हार्मोन है देखिए ये 5 प्रोजेस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस। ये जो हार्मोन है देखिए बॉडी के अलग अलग जगह पे अपने अलग अलग फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर देखिए विटामिन डी का भी प्रिकर्सर होता है, बाइल एसिड्स का, स्टेरॉयड हार्मोन्स का, सेल मेम्ब्रेन। तो सभी के लिए के एक तरह का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम करता है कोलेस्ट्रॉल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी के MCQ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत मेहनत लगती है आप तक कोई भी वीडियो पहुंचाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।